हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी में हम लोग जो पेपर थर्ड है आपका शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक, और आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि अंतर्द्वंद क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्वेश्चन 2018 और 19 दो साल लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि संघर्ष प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, संघर्ष सुलझाने के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। तो इस प्रकार से क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग पहले अंतर्द्वंद का अर्थ, परिभाषाएं समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। उसके बाद अंतर्द्वंद के जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जो दृष्टिकोण हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे और फिर अंतर्द्वंद के प्रकारों का वर्णन करेंगे। ठीक है, अंतर्द्वंद के प्रकार दिए गए हैं, 3 प्रकार होते हैं, इनको समझेंगे। अंतर्द्वंद के स्वरूप को समझेंगे और फिर लास्ट में पहुंच जाएंगे इनके सिद्धांतों पर। अंतर्द्वंद के सिद्धांत क्या हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहेगा, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलती है। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये मेरा दूसरा चैनल है, आप चाहें तो मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। अंतर्द्वंद का अर्थ, प्रकार और सिद्धांत। अंतर्द्वंद क्या है, अंतर्द्वंद के विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना करनी है। यह क्वेश्चन और भी हो सकता है संघर्ष प्रबंधन वाला। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। देखिए, तो अंतर्द्वंद शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में किया जाता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि जो अंतर्द्वंद है ये प्रॉपर तरीके से इसका मतलब क्या होता है। अंतर्द्वंद को इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, ठीक है, ये इसको इंग्लिश में अंतर्द्वंद को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। देखिए, आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, युद्ध, झगड़ा, टकराव। ओके, एक दूसरे के परस्पर विरोधी, भिन्न होना, यानी कि एक दूसरे के विचार भिन्न होना, किसी दूसरे से असहमत होना। एक दूसरे से मतलब असहमत होना, कोई कह रहा है कि कोई हाँ कर रहा है, कोई उसके परस्पर विरोध में है, कोई ना कर रहा है, संघर्ष करना। तो अब आप समझ गए होंगे कि अंतर्द्वंद क्या है। अंतर्द्वंद क्या है? संघर्ष है, झगड़ा है, टकराव है। ठीक है, परस्पर एक दूसरे के विरोध में है, एक दूसरे से असहमत होना ही क्या है? अंतर्द्वंद कहलाता है, संघर्ष करना। तो इसी बात से आप पूरे क्वेश्चन को समझ जाएंगे, अन्यथा अंतर्द्वंद आपकी जल्दी समझ में नहीं आता। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो अंतर्द्वंद का आपने मतलब समझ लिया, संघर्ष, झगड़ा, टकराव, एक दूसरे से असहमति। तो ग्रीनबर्ग एवं बैरन ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। कैसे? अंतर्द्वंद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष यह देखता है कि अन्य पक्ष ने ऐसी क्रिया की है या करेगा जो उसकी अपनी रुचि के विरोध में है। वहीं पे न्यू स्ट्रीम और डेविस कहते हैं कि अंतर्द्वंद कोई भी ऐसी परिस्थिति है, ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेज है जिसमें दो से अधिक पक्ष एक दूसरे को परस्पर विरोध में पाते हैं। अंतर्द्वंद क्या है? अंतर्द्वंद का मतलब है कि दो या दो से अधिक। भाई दो इसलिए लिखा है क्योंकि एक आदमी किससे विरोध करेगा, है ना? विरोध कब होगा, झगड़ा कब होगा, टकराव कब होगा? जब दो लोग होंगे या दो से अधिक होंगे, है ना, एक दूसरे को विरोध में पाते हैं। ओके, यह क्या है? एक अंतः व्यक्ति प्रक्रिया है जो लक्ष्य या लक्ष्य प्राप्ति के उपायों में असहमति से उत्पन्न होती है। किसी भी लक्ष्य को या लक्ष्य प्राप्ति के जो उपाय हैं उनमें जब असहमति होती है तब ये टकराव उत्पन्न होता है। कोई कहता है कि इस काम को इस तरीके से करना है, दूसरा कहता है नहीं ऐसे नहीं करना है ना? तो जब एक हाँ कर रहा है, दूसरा ना कर रहा है, तो इस हाँ और ना के बीच में जो कहानी शुरू होती है वही संघर्ष है, वही टकराव है। रॉबिन्स के अनुसार अंतर्द्वंद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या इकाई द्वारा उद्देश्य के साथ दूसरे को अवरुद्ध करने का प्रयास, दूसरे को अवरुद्ध का मतलब होता है दूसरे को रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसकी परिणति दूसरे के लक्ष्य प्राप्ति को या उसके भावी स्वार्थों को कुंठित करने में होती है।
ठीक है, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति को जो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है उसको रोकने से उसका मकसद होता है। अब देखिए अंतर्द्वंद की कुछ परिभाषाएं हैं, अगर आप खुद इसको पढ़ने बैठेंगे तो इतनी जल्दी इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली 100% समझा करके जाऊंगा। देखिए अंतर्द्वंद किसी तत्व के दो या अधिक पक्षों में असंगतता के कारण उत्पन्न होता है। सीधी सी बात है भाई, दो लोग होंगे या दो से अधिक पक्ष होंगे, जब उनमें असंगतता उत्पन्न हो जाती है, जब संगति नहीं होती है, एक दूसरे की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, एक दूसरे से मिलजुल करके कोई योजना नहीं बनाते हैं, है ना। कोई कहता है कि मैं इस कार्य को अपने तरीके से करूंगा, दूसरा कहता है नहीं ये तरीका गलत है, इसके लिए ये सॉल्यूशन बेस्ट है, तो ये क्या है, एक दूसरे से टकराव उत्पन्न हो जाता है। यह तत्व लक्ष्य, रुचियां, कार्य करने की विधि या अन्य पक्ष हो सकते हैं। जो कार्य करने की विधि है, मैंने बताया ना कि काम करने की विधि भी हो सकती है या रुचि भी हो सकती है। किसी आपके ग्रुप में 10 लोग हैं, है ना, किसी का इंटरेस्ट दूसरी चीज में है, कोई दूसरी चीज में दूसरा इंटरेस्ट है ना, तो अलग अलग सबका इंटरेस्ट है, तो उसमें भी उत्पन्न हो जाता है जब एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रिया के उपलब्ध विकल्पों में से किसी का चयन करने में असमर्थ होता है तब भी अंतर्द्वंद उपज जाता है। अंतर्द्वंद क्या है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि यह घटनाओं की एक श्रृंखला को इंडिकेट करता है, और अंतर्द्वंद एक अंतर अवरुद्ध अंतर्द्वंद की घटना की श्रृंखला से क्या है, क्रिएट होता है। अंतर्द्वंद प्रभावित पक्षों द्वारा प्रकट या प्रत्यक्षण किया जाना चाहिए। यदि कोई भी अंतर्द्वंद के संबंध में नहीं जानता तो इसका अर्थ है कि अंतर्द्वंद का अस्तित्व ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, ये सी कुछ विशेषताएं हैं। अब देखिए इसके अलग अलग दृष्टिकोण हैं अंतर्द्वंद के विभिन्न दृष्टिकोणों से को समझते हैं। यह कहना पूर्ण रूप से उचित होगा कि समूह या संगठन में अंतर्द्वंद की भूमिका पर ही अंतर्द्वंद है। 3 दृष्टिकोण। नंबर 1 तो परंपरावादी दृष्टिकोण क्या है, जो परंपरावादी दृष्टिकोण है, इसकी मान्यता है कि अंतर्द्वंद को उपेक्षित किया जाना चाहिए। यह समूह में कुप्रभाव को इंगित करता है। जब कुछ समूह होता है और उस समूह में जब अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाता है, 2-4 लोगों में जब कोई टकराव, कोई संघर्ष, विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो वह पूरे समूह को ले डूबता है। अंतर्द्वंद क्या करता है, वहां पे पूरे समूह को ले डूबता है ना, क्योंकि 2 लोगों की वजह से फिर पूरा ग्रुप चला जाता है, तो वहां पे क्या है, उसका कुप्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव को इंडिकेट करता है। अंतर्द्वंद से संबंधित प्रारंभिक दृष्टिकोण यह मानता था कि अंतर्द्वंद बुरा होता है। अंतर्द्वंद क्या है, एक निगेटिव चीज है भाई, पॉजिटिव तो है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वो चीज होती है जो हमको हेल्प करती है, निगेटिव वो होती है जिससे नुकसान होता है, तथा इसे हिंसा, विघटन एवं अतार्किकता जैसे पर्यायवाचियों से उसके निषेधात्मक पक्ष को प्रबलित करने के लिए इंगित किया जाता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। परिभाषा के अनुसार अंतर्द्वंद हानिकारक था और उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए थी। आगे का पॉइंट देखते हैं क्या है। परंपरावादी दृष्टिकोण 1930 और 40 के दशक में समूह व्यवहार के प्रति विद्यमान मनोवृत्ति के अनुरूप था। अंतर्द्वंद को खराब संचार के परिणाम स्वरूप प्राप्त अप्रक्रियात्मक परिणाम के रूप में देखा जाता था। यह अप्रक्रियात्मक परिणाम लोगों में खुलेपन और विश्वास की कमी, आवश्यकताओं के प्रति मैनेजरों की तटस्थता और उनके कर्मचारियों की आकांक्षा के कारण भी हो जाता था, है ना। यह दृष्टिकोण की सभी अंतर्द्वंद बुरे होते हैं। अंतर्द्वंद उत्पन्न करने वाले लोगों के व्यवहार को देखने का निश्चित रूप से एक सरल उपागम था, क्योंकि सभी प्रकार के जो अंतर्द्वंद हैं उनको उपेक्षित करना चाहिए। अतः हमें केवल अंतर्द्वंद के कारणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आखिर कारण क्या है, रीजन क्या है, किस कारण से अंतर्द्वंद उत्पन्न हुआ, और समूह संगठन के निष्पादन को सुधारने के लिए अपक्रियाओं को सुधारना चाहिए। यद्यपि शोध परिणाम यह इंगित करते हैं कि अंतर्द्वंद को कम करके समूह से उच्च निष्पादन प्राप्त किया जा सकता है, ये बात सही नहीं है, लेकिन आज अनेक लोग इस उपागम को प्रयास करते हैं। फिर है मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं।
मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण यह मानता है कि अंतर्द्वंद्व सभी समूहों और संगठनों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। देखिए, चाहे कोई भी समूह हो, कोई भी संगठन हो, जो ये अंतर्द्वंद्व है, जो संघर्ष है, जो विरोध की भावना है, ये तो नेचुरली पैदा हो सकती है। भाई घर में भी 4-6 लोग रहते हैं, भाई बहन आपस में लड़ जाते हैं, उनके बीच जो है संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, विरोध हो जाता है ना। क्योंकि अंतर्द्वंद्व, भाई जैसे आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी घर में छोटे भाई बहन होते हैं, वो टीवी देख रहे हैं, दूसरा कह रहा है मैं ये जिद देखूंगा, दूसरा कह रहा है नहीं मुझे ये चैनल देखना है, और वहीं पे क्या है, एक दूसरे खोपड़ी फोड़ना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, आपस में एक नेचुरल ही चीज है ये। अतः मानव संबंधों का दृष्टिकोण यह मानता है कि इसे स्वीकार करना चाहिए। इसके समर्थक तर्क देते हैं कि क्योंकि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त होने वाली चीज है नहीं, कभी कभी अंतर्द्वंद्व से समूह का निष्पादन उत्तम हो जाता है, अतः इसे ग्रहण करना ही उत्तम है। ठीक है, यह दृष्टिकोण 1940 से 70 के दशकों में प्रमुखता से प्रचलित था। अब हम जानते हैं थर्ड वन, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, जबकि मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण अंतर्द्वंद्व को स्वीकार करता है, अतः क्रियात्मकतावादी उपागम अंतर्द्वंद्व को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि सामंजस्य, शांतिपूर्ण, निश्चल और सहयोगी समूह परिवर्तन और नवरचना की आवश्यकताओं के प्रति स्थिर, उदासीन, निरुत्साहित और अनुक्रियात्मकता के प्रति प्रवण होता है। अतः अंतःक्रियात्मकतावादी उपागम का योगदान समूह नेता को अंतर्द्वंद्व का निम्नतम स्तर बनाए रखने के लिए क्या करता है, इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, ताकि समूह आत्म समालोचक और सृजनात्मक बना रहे। हम वर्तमान अध्याय में अंतःक्रियात्मकतावादी दृष्टिकोण को मान करके चलेंगे। यह कहना कि अंतर्द्वंद्व अच्छा होता है या बुरा होता है, यह अनुपयुक्त है। कोई भी अंतर्द्वंद्व अच्छा है या बुरा, यह अंतर्द्वंद्व के प्रकार पर निर्भर करता है कि जो संघर्ष हुआ, जो टकराव हुआ, वो आखिर किस प्रकार का था, है ना। ये उसके प्रकार पर, उसके रीजन पर, कारण पर निर्भर करता है। ऐसे नहीं कर सकते कि पूरी तरीके से क्या है वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, ये अंतर्द्वंद्व के विभिन्न दृष्टिकोण थे, उनको देखने के पॉइंट ऑफ व्यू थे। अब हम बात करते हैं अंतर्द्वंद्व के प्रकारों की। ठीक है, चलिए प्रकारों को समझ लेते हैं। ओके, देखिए, अंतःक्रियात्मकवादी दृष्टिकोण यह नहीं मानता कि सभी अंतर्द्वंद्व अच्छे होते हैं। कुछ अंतर्द्वंद्व समूह के लक्ष्य में सहायक होते हैं और उनके निष्पादन को सुधारते हैं। यह प्रकार्यात्मक रचनात्मक अंतर्द्वंद्व है। इसके अतिरिक्त कुछ अंतर्द्वंद्व समूह के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह अप्रक्रियात्मक या विघटनकारी अंतर्द्वंद्व होते हैं। जैसे विशेष रूप से 3 प्रकार के अंतर्द्वंद्व होते हैं। इस बात को तुरंत नोट कर लीजिए। अंतर्द्वंद्व 3 प्रकार के होते हैं: कार्य अंतर्द्वंद्व, संबंधात्मक अंतर्द्वंद्व और प्रक्रिया अंतर्द्वंद्व। जो कार्य अंतर्द्वंद्व है, इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट का संबंध कार्य की सामग्री और लक्ष्य से होता है। लेकिन जो संबंधात्मक कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र, कॉन्फ्लिक्ट मतलब अंतर्द्वंद्व, अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है। लेकिन वहीं पर जो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है, इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट का संबंध उस विधि से होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। शोध जो अध्ययन हुए उनसे ज्ञात होता है, पता चलता है कि अक्सर सभी प्रक्रियात्मक अंतर्द्वंद्व अप्रक्रियात्मक होते हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि मतभेद और अंतर्वैयक्तिक आक्रामकता जो संबंधात्मक अंतर्द्वंद्व में अंतर्निहित होती है, व्यक्तित्व संघर्ष को बढ़ावा देती है और परस्पर समझ को कम करती है, जिससे संगठनात्मक कार्य को पूर्ण करने में बाधा भी पड़ती है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इतना इसमें पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अंतर्द्वंद्व के 3 प्रकार होते हैं, तीनों को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, 1 2 3 इसको यहां तक पढ़ेंगे। ओके, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अंतर्द्वंद्व के स्वरूप की। ठीक है, देखिए, चलिए स्वरूप को समझते हैं। अंतर्द्वंद्व के स्वरूप। अंतर्द्वंद्व एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। पहले भी बताया मैंने आपको, अंतर्द्वंद्व जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रक्रिया परतों में होती है।
पहली परत गलत फहमी की होती है, यानी कि सीधी सी बात है, हमारे घर में या कभी कभी आपस में हस्बैंड वाइफ में जो अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है, कई बार गलत फहमी की वजह से भी हो जाता है ना। और अन्य परतें मूल्यों में मतभेद, एक दूसरे के विचारों में मतभेद, दृष्टिकोण में मतभेद, किसी चीज को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, है ना, आप उसके बारे में क्या विचार लगा रहे हैं, हम उसके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं। तो ये सब क्या है, इसके कारण होते हैं। इसे प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि एक संगठन का विरोध करना नकारात्मकता को प्रभावित करता है। अंतर्द्वंद अनिवार्य है, अंतर्द्वंद हर जगह उपस्थित है, चाहे आपका घर हो, परिवार हो, समाज हो, कॉलेज हो या कोई ऑफिस हो, सब जगह, मतलब हर जगह चल ही रहा है भाई, थोड़ी बहुत बातचीत सब जगह हो जाती है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती ही होती हैं। कई बार विचार नहीं मिलते, दृष्टिकोण नहीं मिलते, और जो भी काम आप कर रहे हैं उनका दूसरा कहता है नहीं ये तरीका अपनाओ, आप कहते हैं नहीं ये तरीका बेस्ट है, तो हर जगह होता है। इसलिए उनमें व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी अपना अपना विचार रखता है, चाहे वह मतभेद मूल्यों में हो या नेतृत्व में हो। नेतृत्व का मतलब है कि आप किसी ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं, आप किसी के नेता हैं ग्रुप के, आप कह रहे हैं कि जो है कि ग्रुप को आप सटीक दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन आपके ग्रुप के 4-6 लोग कहते हैं कि नहीं इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चलना है। कहने का मतलब है इस काम को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना है, तो वो पूरे नेतृत्व को खराब कर देते हैं। अंतर्द्वंद जो होता है वो अहंकार की भावना को जन्म देता है। भाई आप विरोध कर रहे हैं, विरोध कब होता है, जब एक दूसरे को घमंड होता है, अहंकार की भावना अंदर आ जाती है, वरना तो अगर आदमी नॉर्मल हो जाए तो अंतर्द्वंद खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए विपक्ष की बात कर लेते हैं। अंतर्द्वंद के लिए एक संगठन को मानता है और अन्य संगठनों को पसंद नहीं करता या करना नहीं चाहता है। अंतर्द्वंद की गतिशीलता को देखिए। अंतर्द्वंद की गतिशीलता वार्ता द्वारा अंतर्निहित रहती है। मैनेजर कर्मचारियों, साथियों और अपने अधिकारियों से वार्ता करते हैं, विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थियों से वार्ता करते हैं आदि, ठीक है। एक अब देखिए इसके बाद आपके आ जाएंगे क्या नाम इनका, सिद्धांत, उसके बाद क्लास आपकी एंड हो जाएगी। कर्मचारी अपने साथी से कुछ मिनट फोन पर इस आशा से बात करना स्वीकार करता है कि भूतकाल में या भविष्य में उसे कुछ लाभ होगा। आज का युग जो मैनेजमेंट पर आधारित है, जहां सदस्यों को अपने साथियों के साथ कार्य करना होता है, जिन पर उनका कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता तथा जिनके बॉस एक भी नहीं होते, अतः गतिशीलता लाने के लिए वार्ता का कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे आप कुछ सिद्धांत हैं, छोटे छोटे सिद्धांत हैं, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इतना देखिए, संघर्ष प्रबंधन अगर पूछ ले, अगर क्वेश्चन आपका चेंज हो क्या आ जाए कि संघर्ष प्रबंधन क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, तो ये मत समझना कि हमने तो संघर्ष पढ़ा ही नहीं, हमने तो अंतर्द्वंद पढ़ा था, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत। आप किसी भी एक्टिविटी को करें, कोई भी प्रतिक्रिया दें, अपना कहीं भी अपना जो है दृष्टिकोण, अपना विचार रखें, तो उससे पहले उस पर क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, है ना। एक अंतर्द्वंद या संघर्ष की स्थिति तुरंत प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति की होती है, यानी कि 4 लोग बैठे बात कर रहे हैं, किसी बात पर डिस्कशन चल रहा है और आप उसमें कूद पड़े, बिना सोचे समझे आपने अपनी बात कह दी, तो ये क्या है, ये बेवकूफी है। भाई जब 4 लोग डिस्कस कर रहे हैं तो पहले उनकी बात को सुने, समझें और जानें कि यहां पे मैटर क्या चल रहा है और हमें अपनी कौन सी बात रखनी चाहिए। हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, नहीं, आपने वहां मुंह फाड़ के तुरंत अपनी बात कह दी, अरे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना, ये बात ठीक है, ये नहीं ठीक है। पहले चीजों को सोचो, समझो, अपने आप सोचो कि हमें बोलना क्या है। किसी भी शब्द को बोलने से पहले उसके बारे में 10 बार सोचो, है ना। हम तुरंत मुंह फाड़ के वहां पे अपना प्रतिक्रिया दे देते हैं, जो कि हमारे लिए घातक होती है। हमें कोई प्रतिक्रिया करने से पहले सोचना चाहिए, नहीं तो हम अवसर खो सकते हैं। कोई भी रिएक्शन देने से पहले, कोई प्रतिक्रिया करने से पहले 1000 बार सोचो। अंतर्द्वंद या संघर्ष को सफलतापूर्वक हल तभी किया जा सकता है जब हम विकल्पों पर विचार करें, अपनी बात को कहने से पहले उस पर सोचें, विचारें। एक ही प्रक्रिया पर अंतर्द्वंद के लिए उपयुक्त नहीं है। सक्रिय रूप से सुनने का सिद्धांत भी अप्लाई होता है। कैसे? सुनना संचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। आप सुने ज्यादा, बोले कम। यदि एक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति की बातों को ढंग से सुन नहीं पाते हैं तो जाहिर सी बात है अंतर्द्वंद हो सकता है ना। आप किसी ने कुछ कहा, है ना, आपके मैनेजर ने कुछ कहा या आपके जो भी हैं उन्होंने आपसे ऊपर हैं, उन्होंने आपसे कुछ कहा, लेकिन आपने उनकी बात को ठीक से सुना नहीं, समझा नहीं, है ना, और आप कूद पड़े, आप अपनी बात रखने के लिए कूद पड़े, तो ये क्या है, गलत है। पहले आप पूरी तरीके से बात को सुने, समझें। लेकिन संघर्ष इसका समाधान नहीं है। दूसरे व्यक्ति की बातों को सक्रिय रूप से सुनना और उस पर प्रक्रिया करनी चाहिए, जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करना अधिक महत्वपूर्ण, अंतर्द्वंद के द्वारा होने वाली गलती को स्वीकार करना व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो डेफिनेटली आप उसको स्वीकार करो, है ना भाई। झुकता वही है जिसमें फल होता है ना। ये तो एक अलग बात हो गई। और बात क्या मतलब, सही बता रहे हैं कि जो है झुकता कौन है, जिसमें फल आता है, वरना सूखा पेड़ सीधा हमेशा खड़ा रहता है। तो झुकने का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। अगर कहीं पर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम सॉरी बोल के बात खत्म कर सकते हैं। अगर गलती मांगने से, माफी मांगने से कि हमारा कोई रिश्ता बच रहा है तो हमें उसको बचाना चाहिए, ना कि अकड़ अहंकार दिखाना चाहिए। तो और दूसरी बात, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। घर में हमें कोई काम करने के लिए बोला गया है और हम घूम फिर के जो है कि घर फिर वापस आ गए, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, हमसे जो काम बोला गया था घर का करने के लिए हम वो करके नहीं आए, तफरी मार के दोस्तों के साथ घर पहुंच गए, वापस आ गए, तो ये क्या है, लापरवाही है। इससे घर में क्या होगा, विरोध उत्पन्न होगा, संघर्ष की भावना उत्पन्न होगी, है ना। घर वाले आपको डांटेंगे, फिर आपको बुरा लगेगा और इसमें विरोध उत्पन्न होगा। तो यहां पे आप अपनी जिम्मेदारी को समझें कि अब आप घर के जिम्मेदार व्यक्ति हो गए हैं। आपको जो भी कार्य सौंपा जाए आप उसको भली भांति संपन्न करें। तो यहां पे क्या है, आप अपनी जिम्मेदारी को निभा करके चलें ताकि अंतर्द्वंद की भावना घर में उत्पन्न ना हो। भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना, रिश्तों की गतिशीलता को समझना आवश्यक है। मैंने अभी कहा कि अगर झुकने से कोई रिश्ता बचता है तो हमें बचाना चाहिए। रिश्तों में होने वाले अंतर्द्वंद को हल करके भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में इतनी ज्यादा जो है बातचीत हो जाती है कि तलाक तक जो है पहुंच जाते हैं, वो लोग डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं और आखिर उनका डाइवोर्स हो भी जाता है। ये क्या है, इसमें सिर्फ अहंकार की भावना दिखती है कि मतलब हम भी झुकना नहीं चाहते, तुम भी झुकना नहीं चाहते, तुम हमारी सुनना नहीं चाहते, हम तुम्हारी सुनना नहीं चाहते, और वहीं से घर बर्बाद हो जाता है, अंतर्द्वंद की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रेजेंट के बारे में नहीं, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ना सोचें, हमें अपना पूरा भविष्य, पूरा करियर देखना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास और मैंने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है जहां तक। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी इसी प्रकार के बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और मैं एक बात ये भी कह सकता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को अपने आप पढ़ते, अंतर्द्वंद को, तो शायद इतना समझ में नहीं आता। तो बहुत सारी चीजें होती है जो अगर हम खुद पढ़ने बैठे तो समझ में नहीं आती है, लेकिन जब दूसरा हमें कोई समझाता है तो बहुत आसान तरीके से हमें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो फिर यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।